हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 8। और यदि हम इस पूरे चैप्टर को यदि हम दो हिस्सों में बांटें तो ये जो पार्ट है ये इस चैप्टर का पूरा जो है दो भागों में बांटता है इस चैप्टर को, या अपनी ये कहें कि इस चैप्टर को ये कम्प्लीटली दो पार्ट में बांटता है। इससे पहले वाला पार्ट हमने जो पढ़ा, हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए की, या रेप्लिकेशन प्रोसीजर पढ़ा, या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी, हमने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पढ़ा। भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके कुछ प्रूफ पढ़े साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए। तो उन प्रूफ को यदि हम समझें तो उसके बाद ये टॉपिक जो है वो आगे वाले टॉपिक को पढ़े हुए टॉपिक के साथ रिलेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा जो है वो वाटसन और क्रिक वाले, क्रिक नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। उन्होंने ये समझाया कि एक सेल जो होती है वो पूरी तरह से एक सेंट्रलाइज तरीके से काम करती है, और सेंट्रलाइज तरीके से काम करने वाले प्रोसीजर को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। इसका मुख्य सेंटर जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सामने डायग्राम दे रखा है सेंट्रल डोगमा को समझाने के लिए। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये न्यूक्लियस का डीएनए जो है वो क्या करेगा, खुद को रेप्लिकेट करता है और डीएनए बनाता है। ये हम पढ़ चुके हैं रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब यदि डीएनए के ऊपर ही आरएनए बनता है, मैंने आपको बताया था सेल के अंदर 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। वो सब किसी न किसी तरीके से सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को हेल्प करते हैं। यदि वो टॉपिक समझना है तो आरएनए पार्ट फर्स्ट की वीडियो है, उसके अंदर आप आसानी से पढ़ सकते हो, वो इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है। इस प्रोसीजर को डीएनए से जब आरएनए बनता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या हिंदी में उसको बोलते हैं अनुलेखन। ये प्रतिकृति है, हिंदी में इसको प्रतिकृति बोलते हैं, और ये है अनुलेखन। मतलब कि डीएनए कुछ सूचनाएं जो है वो आरएनए के अंदर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है, अनुलेखन करता है। मतलब कि उसको वो क्या करता है, सूचनाएं कुछ कोड के रूप में भेजती हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्टेड कोड बोलते हैं। उस कोड की सूचनाओं को आरएनए के अंदर बनाना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये प्रोसीजर जो होता है ये होता है न्यूक्लियस में। केंद्रक में पाया जाता है। अब डीएनए जो है वो हर काम के लिए साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता, या साइटोप्लाज्म में जाने की उसकी मजबूरी होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस वगैरह एंजाइम पाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जहाँ पर डीएनए अपने आप को वहाँ पर पूरी तरह से सेफ नहीं पाता। तो उससे बचने के लिए वो अपने संदेशवाहक के रूप में, या ट्रांसक्रिप्टेड सूचनाएं जो होती हैं, अनुलेखित सूचनाएं जो होती हैं वो बाहर भेजी जाती हैं। उसे कहाँ भेज दिया जाता है, साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में सूचनाएं आती हैं तो सूचनाएं लाने के लिए आरएनए इसके लिए प्रॉपर रोल प्ले करता है। तो डीएनए के द्वारा कुछ सूचनाएं साइटोप्लाज्म के अंदर किसी विशेष काम को करने के लिए भेजी जाती हैं। उन सूचनाओं को लेने के लिए बनाने वाली सूचनाएं, उन बनाने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए कुछ सूचनाएं साइटोप्लाज्म में लेकर आ जाता है, तो उस आरएनए के द्वारा मेनली क्या होती है, आरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, ये अमीनो एसिड्स के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है। अब मान लो एक अमीनो एसिड है, उसके बाद दूसरा अमीनो एसिड है, उसका भी CONH2 ग्रुप होगा। फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड कोई भी होगा, उसका भी उसमें क्या होगा, CONH2 ग्रुप होगा। मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं COOH और NH2, अमीनो ग्रुप प्लस एसिड ग्रुप, दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। जब ये अमीनो एसिड्स में से ये बॉन्ड जो है HNH,
ये बॉन्ड जब टूट जाता है तो इसमें से बन जाता है H2O से अलग होगा और ये बॉन्ड बनेगा, उसे हम बोलते हैं CONH बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड। तो जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने वाले बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और उन पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। उन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। जिस प्रकार डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की चेन कहते हैं उस चेन को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से अनेक पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के बने होते हैं, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं आगे से आगे जुड़ते चले जाते हैं। तो उस अमीनो एसिड्स को जोड़ने को आरएनए क्या करता है, निर्धारित करता है। तो आरएनए को सूचना किसने दी, डीएनए ने। मतलब कि डीएनए के द्वारा कुछ सूचनाएं विशेष पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में भेजी गई। उन भेजी गई सूचनाओं को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो ट्रांसक्रिप्टेड सूचनाएं आरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में डिलीवर की जाती हैं, और साइटोप्लाज्म में डिलीवर करने के बाद में उन सूचनाओं को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बदल दिया जाता है। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, या बोलते हैं इसको अनुवादकरण, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादकरण। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। वाटसन और क्रिक ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तब ये था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में चलता है। क्रिक ने क्या बताया इसको, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होता है। लेकिन जैसे जैसे जीन के बारे में एडवांसमेंट हुई, या जीन के बारे में अपने ये समझें कि जीन किस प्रकार से काम करता है, तो उसके जीन के कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो दिए गए, और उस कॉन्सेप्ट को देने के बाद में दो साइंटिस्ट और आए। कौन आए, टेमिन एंड वाल्टीमोर। टेमिन और वाल्टीमोर ने क्या किया, टेमिन और वाल्टीमोर ने एक अलग से कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये बताया गया कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आरएनए कई बार कुछ परिस्थितियों में डीएनए का निर्माण करता है। आरएनए क्या करता है, कुछ परिस्थितियों में डीएनए का निर्माण करता है। आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, व्युत्क्रम ट्रांसक्रिप्शन या व्युत्क्रम अनुलेखन, उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम अनुलेखन। मतलब कि डीएनए आधारित जब आरएनए का निर्माण होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब आरएनए ही अपने आप को प्रयोग में लेता है नए डीएनए बनाने के लिए, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये मेनली वायरसेस में होता है। जो भी वायरस होते हैं रोग फैलाने वाले, वो बॉडी के अंदर उसका मेन जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए होता है, लेकिन वो अपनी बॉडी में आते ही खुद के क्या कर लेता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा अपने आप को डीएनए में बदल देता है। इसलिए इसको कुछ वायरस होते हैं उसे हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। इनके अंदर विशेष टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, आरएनए से डीएनए में बदलता है। अब हमने यहाँ पर समझा जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन के लिए एक एंजाइम काम में आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज, और जिसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हमने समझा भी था। 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो रेप्लिकेशन प्रोसीजर को पूरा करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है डीएनए आधारित
डीएनए का निर्माण करता है, मतलब कि डीएनए को बेस बनाकर वो डीएनए का निर्माण करेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, यहां पर भी पॉलीमेरेज एंजाइम काम करेगा, लेकिन उसे हम बोलेंगे आरएनए पॉलीमेरेज। डीएनए आधारित यदि आरएनए पॉलीमरेज काम करता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए के ऊपर आरएनए का निर्माण होगा। इस तरीके से यदि आरएनए के ऊपर डीएनए का निर्माण होता है तो आरएनए पर आधारित डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। समझो थोड़ी सी बात को, डीएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज काम किया तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। वो सिंपल प्रोसीजर जो हम पढ़ चुके हैं, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पर काम करेगा तो उसे हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए बेस्ड डीएनए पॉलीमरेज डीएनए निर्माण करेगा। अब डीएनए बेस्ड आरएनए पॉलीमरेज यदि काम करेगा तो उसके द्वारा आरएनए का निर्माण होगा और उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये तो क्रिक ने दे दिया, और ये क्या करेगा, आरएनए फिर बॉडी सेल में क्या करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सिंपल प्रोसीजर है। अब टेमिनो और बाल्टीमोर ने क्या किया, इस आरएनए के ऊपर कुछ ऐसे एंजाइम मिले उनको जो क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण करते हैं। वो होता है आरएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। और इसी को एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया, टेमिनेज की खोज की, इसको हम बोलते हैं टेमिनिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेमिनिज्म बोलते हैं, क्योंकि जिसके आधार पर आरएनए डीएनए का निर्माण करेगा, मतलब रिवर्स कंडीशन में चलेगा। कभी भी आरएनए से डीएनए नहीं बनता है, लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं रिट्रोवायरस या बहुरूपिया वायरस, जो अपना रूप जो होता है हमारी बॉडी में आती बदल देता है। पहले आरएनए एक रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर आती क्या करता है, डीएनए बदल देता है, तो उसे हम बोलते हैं बहुरूपिया वायरस। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम है, और उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सेंट्रल डोगमा था। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद, टेमिनिज्म के बाद क्या हुआ, जो सेंट्रल डोगमा है उस कॉन्सेप्ट को बाई डायरेक्शनल नाम दिया गया। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब तक क्रिक ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसके आधार पर जो कॉन्सेप्ट दिया उसे हम यूनि डायरेक्शन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सेंट्रल डोगमा जो होता है एक दिशा प्रक्रम में काम करता है, लेकिन टेमिनिज्म या टेमिन ने और जब उसकी खोज की तो उसको बाद में समझाया गया कि वो रिवर्स भी काम करता है, जिसको बोलते हैं हम बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में काम कर सकता है। अब ये सेंट्रल डोगमा, ये कॉन्सेप्ट है जो हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन के बारे में पूरी तरह से हम क्लियर कर चुके हैं। रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है, यूकैरियोटिक में कैसे होता है। अब हम नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ने के लिए हम तो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है वास्तव में, किस टाइप से होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि हम कह सकते हैं डीएनए के बेस पे आरएनए का निर्माण करना, जो साइटोप्लाज्म में आता है। ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जिसका एक सिरा जो है वो 5, 3, इसके अपोजिट कौन सा होगा 3 और 5। यह पूरी तरह से अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर डीएनए के स्टैंड के ऊपर क्या पाए जाते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर। ये माने कि जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के ऐसे सीक्वेंस होते हैं
या न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जीन्स कहते हैं। अब डीएनए के ऊपर सभी के सभी जीन अपने आप को किसी प्रॉपर काम के लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते या अपने आप को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। उसमें से कुछ ही फैक्टर जो होते हैं, कुछ ही जीन जो होते हैं वो अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे डीएनए के यूनिट्स या डीएनए की ऐसी यूनिट जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार होती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। वही क्या करेगी, आरएनए का निर्माण करेगी। जीन्स पाए जाते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो उन जीन का सीक्वेंस हम टॉपिक में पढ़ेंगे आगे, जब जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अब ये समझो कि डीएनए के ऊपर प्रॉपर सीक्वेंस होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो एक प्रॉपर किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो जीन एक्सप्रेस कर पाते हैं या अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, मतलब कि वो सेल के लिए प्रॉपर एंजाइम का निर्माण करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के अपने आप को तैयार रखते हैं, ऐसे जीन को हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव जीन। ऐसे जीन जो अपने आप को किसी तरह से एक्सप्रेसिव नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी तरीके से वहाँ पर जीन डीएनए के लिए कोई काम नहीं करते। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सप्रेसिव जीन की। तो उन एक्सप्रेसिव जीन के अंदर आरएनए निर्माण करने की और आरएनए पर आधारित उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण करने की कैपेसिटी होती है। तो ऐसे यूनिट्स या ग्रुप ऑफ जीन की पूरी यूनिट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए तैयार होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है यूनिट होती है, वो क्या बनाएगी, आरएनए का निर्माण करेगी। वो आरएनए का निर्माण करेगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखें, आरएनए का निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा समझें इसको। मैं दो सेल बना रहा हूं यहां पर, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। और इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क है, तो नंबर पर डिफरेंस है। ये कौन सी सेल है, ये प्रोकैरियोटिक, और ये कौन सी है, यूकैरियोटिक। पहले से जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं बचे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। दोनों में डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल हम समझ चुके हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसीजर है, दोनों में अलग अलग टाइप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन अलग तरीके से होता है और यूकैरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन अलग तरीके से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यदि कोई डीएनए पर आरएनए का निर्माण करेगा तो वो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा। मतलब कि वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो एक ही प्रकार का होगा और वही आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण कर लेगा। अब आरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आपको आरएनए वीडियो के अंदर दे दिया है, आरएनए पार्ट फर्स्ट के अंदर, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये थोड़ा सा समझ लो कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या करती है, डीएनए जो है वो आरएनए का निर्माण करता है, वहाँ पर केवल एक ही टाइप का पॉलीमरेज पाया जाता है जिसको आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, और वो पूरी तरह से तीनों टाइप के आरएनए का निर्माण कर लेता है। अब कंपैरिजन करें यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है
वो 3 डिफरेंट टाइप के पॉलीमरेज रखता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है किस टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से कौन सा आरएनए बनेगा। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरआरएनए का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। दूसरा है एमआरएनए, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये क्या बनाता है, एचएनआरएनए बनाता है। पूरा नाम क्या है इसका, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। यहाँ पर ये नाम मैंने क्यों लिखा, वैसे होता क्या है, ये अनप्रोसेस एमआरएनए होता है, अनप्रोसेस एमआरएनए होता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का सीक्वेंस, डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। हम समझेंगे अलग अलग क्यों है ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें। अभी तक इतना समझ लो कि हम सेंट्रल डोग्मा को बेसिक पढ़ रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा होता क्या है, रेप्लिकेशन क्या होता है समझ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन दोनों सेल्स में अलग अलग किस प्रकार से होता है। तो प्रोकैरियोटिक में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण कर लेता है, राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हेल्प करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेंगे तो आरआरएनए का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। सेकंड जो पॉलीमरेज है वो एमआरएनए का निर्माण नहीं करके एक इंटरमीडिएट हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का निर्माण करता है, जो प्रोसेस होकर अपने आप को एमआरएनए बदलता है। वो प्रोसेसिंग में अपने पढ़ेंगे किस प्रकार से होती है। और थर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो क्या करता है, टीआरएनए या एसआरएनए या इसको बोलते हैं सोल्यूबल आरएनए या इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, सोल्यूबल या ट्रांसफर आरएनए निर्माण करता है। तीनों आरएनए के फंक्शन हम समझ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं मैं। आरआरएनए क्या करेगा, आरआरएनए जो ट्रांसक्रिप्टेड सूचनाएं आएंगी उनके आधारित वो प्रोटीन का जो संश्लेषण करना है, प्रोटीन सिंथेसिस जो करना है, उसके बेस पे उस प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए उसको जगह प्रदान करेगा, प्रोटीन संश्लेषण स्थल का निर्माण करेगा। एमआरएनए क्या करेगा, किस टाइप की प्रोटीन बनानी है, जो ट्रांसक्रिप्टेड सूचनाएं लेकर आने वाले एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। मतलब कि ये मैसेंजर होता है, डीएनए से एक्चुअल में यही ट्रांसक्रिप्टेड सूचनाएं लेकर आता है। और ट्रांसक्रिप्टेड सूचनाओं के बेस पे आरआरएनए क्या करेगा, एक स्थान बना लेगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, राइबोसोमल का आरएनए राइबोसोम्स का बना होगा। और टीआरएनए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में किन किन अमीनो एसिड्स को जोड़ना है, किसके अकॉर्डिंग, संदेशवाहक आरएनए के अकॉर्डिंग, उनको वो क्या करेगा, टीआरएनए ट्रांसफर करेगा राइबोसोमल आरएनए वाली जगह पर। मतलब एमआरएनए तो क्या लेकर आएगा, संदेश लेकर आएगा, डीएनए से मैसेज लेकर आएगा, वो क्या करेगा, एज ए ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में लेकर आएगा। वो उसमें उस तरह के कोड होंगे जो जीन की शेप में आएंगे, जिनको हम जेनेटिक कोड बोलेंगे। जेनेटिक कोड क्या होता है हम आगे समझेंगे। मतलब कि वो एक न्यूक्लियोटाइडों की एक चेन लेकर आएगा जो जीन की शेप में आएगी और वो कोडेड फॉर्म में आएगी। उस कोडेड फॉर्म को ट्रांसलेट करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर एमआरएनए, और एमआरएनए क्या करेगा, पर्टिकुलर उस जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को टीआरएनए से ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोमल साइट के ऊपर और वहाँ पर उनको जोड़ता चला जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आज ये अपना इतना ही था। सेंट्रल डोग्मा क्या है, सेंट्रल डोग्मा किस प्रकार से काम करता है, इसके विपरीत हमने कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें उल्टी प्रोसेस भी चलती है, आरएनए के ऊपर डीएनए निर्माण होता है। उसको हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, जिसकी खोज टेमिन ने की, इसको टेमिनिज्म भी बोलते हैं। तो ये सेंट्रल डोग्मा इतना ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस प्रकार से काम करती है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, एक पूरी तरह से जीन का एक पैकेट होता है जो क्या करता है, सूचनाओं को ट्रांसक्रिप्ट करता है, जिसके बेस पे डिफरेंट टाइप के एमआरएनए या आरएनए बनते चले जाते हैं और उसके बेस पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन
का निर्माण होता है। हमारी बॉडी में जिस भी टाइप की एंजाइम की आवश्यकता होगी तो डीएनए क्या करेगा, उनको ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर कोड फॉर्म में आरएनए को भेजेगा और आरएनए साइटोप्लाज्म में आकर उन सूचनाओं को क्या करेगी, ट्रांसलेट कर देगी और साइटोप्लाज्म में पर्टिकुलर एंजाइम या प्रोटीन जो होगी वो बन जाएगी। तो कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन था। यदि समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।